अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी सबके? खैरियत से होंगे, उम्मीद यही है। तो आज की वीडियो जो है वो है डायमंड कैटेगरी लोकल प्लेयर्स, जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं PSL 8 2023 के अंदर, उनके बारे में एनालिसिस होगा, उनकी प्रेजेंस के बारे में, इम्पैक्ट के बारे में बात होगी। उनकी अवेलेबिलिटी तो सबकी आई होप है, इंजरी वगैरह या जो भी उनकी लेटेस्ट फॉर्म है उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। और फिर मैं सैलरी के बारे में उनका आपको शुरू में ही बता दूंगा क्या सैलरी है लोकल प्लेयर्स की डायमंड कैटेगरी की। But before I dive into the details of these players, I just want to take a moment and discuss the news of the day. तो आज जो news of the day है वो regarding PSL anthem है। Everyone has been excited कि कौन गाएगा, because ये भी एक फिनोमेना होता है हर साल की तरह कि PSL anthem कौन गाएगा, कैसा गाएगा। और फिर एक रिवायती कंपैरिजन है अली जफ़र के फिर सीटी बजी के साथ। तो खैर जो आर्टिस्ट हैं वो तो PCB ने आज खुद ब खुद इन्फॉर्म कर दिया है कि कौन कौन गाएंगे ये PSL एंथम। बट जो डेट है वो फाइनलाइज नहीं हुई, तो मैं आपको पहले डेट बता देता हूँ जो कि एक रूमर चल रही है, फाख्ता कह लें, चिड़िया कह लें। नजीम सेठी की गवर्नमेंट है तो चिड़िया ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो चिड़िया है वो कहती है 10 फ़रवरी को ये लोग रिलीज़ करेंगे PSL एंथम। और आर्टिस्ट अगर आपको नहीं पता, वैसे तो PSL ऑफिशियल पेजेस पे सब पे शेयर हो गया है, वो है आसिम अजहर। शेगिल शेगिल जो है ये पसूरी की जो वोकलिस्ट हैं, लीड वो हैं। फारस शफ़ी, और जो प्रोड्यूस किया है वो अब्दुल्ला सिद्दीकी ने किया है। अब्दुल्ला सिद्दीकी कौन है? उन्होंने पेशावर ज़ल्मी का भी एक सॉन्ग किया था, किंगडम, जो कि बहुत मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने आतिफ, एज अ म्यूजिक क्रिएटिव आर्टिस्ट बहुत लेवल की उनकी कंपोजिशन होती है। और उन्होंने पिछले साल का PSL एंथम भी कंपोज किया था आतिफ असलम के साथ। एक सॉन्ग गो था कोक स्टूडियो में, वो भी साथ उन्होंने गाया था। तो ही इज़ फिनोमिनल और वेरी क्रिएटिव व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक कंपोजिशन। तो अब्दुल्ला सिद्दीकी के जितना भी आप वर्क सुने तो इट विल बी इंशाल्लाह वर्थ द वेट। तो खैर आगे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको PSL डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और फिर उनकी हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो डायमंड कैटेगरी का फर्स्ट प्लेयर है, बल्कि फर्स्ट और लास्ट प्लेयर है, वो है वहाब रियाज। और मुल्तान सुल्तान के दो हैं डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स, जिसमें खुशदिल शाह और शान मसूद। लाहौर कलंदर्स की तरफ से हुसैन तलत और हारिस रऊफ़। कराची किंग्स की तरफ से इमाद वसीम द कैप्टन। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आसिफ अली और मोहम्मद वसीम जूनियर। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, होना तो इस बंदे को प्लेटिनियम में चाहिए बट ही इज़ इन द डायमंड, तो डायमंड की तरह चमक रहे हैं इफ्तिखार अहमद। 6 छक्के वहाब रियाज को मार चुके हैं। तो वहाब रियाज और इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है तो क्यों ना हम इनसे ही स्टार्ट लें। पहले मैं वहाब से स्टार्ट लेता हूँ और आपको रीसेंट स्टैट्स दिखाता हूँ कुछ वहाब के, कि वहाब की क्या फॉर्म रही है रिसेंटली। ये BPL खेल रहे थे तो टाइगर्स की तरफ से 6 नॉट आउट, 1 विकेट ली। फिर 1 for 20, 4 for 36, फिर 4 for 14, फिर 2 for 24। आप ये नंबर्स अगर आप देखें तो आपको फील होगा एक कंसिस्टेंटली इंसान परफॉर्म कर रहा है। और नो डाउट ही हैज़ बीन द टॉप परफॉर्मर ओवरऑल। 2015 का स्पेल आज भी लोग उनका याद करते हैं, क्या इम्पैक्ट लेके आते हैं। बैट्समैन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और अगर आप उनका माइंडसेट की बात करें तो इफ़ यू गॉट द चांस टू वॉच दैट शो पेविलियन, उसके अंदर भी ये एज अ गेस्ट थे, एक एनालिस्ट थे। उनकी माइंडसेट आपको पता चल जाता है कि वो किस तरह से लोगों का, बैट्समैन का दिमाग पढ़ सकते हैं और किस तरह से वो रीडिंग करते हैं। तो उनकी जो भी आइडियोलॉजी है टू ट्रैप बैट्समैन, वो सब के सामने ही पब्लिकली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर द पवेलियन शो जिसकी मैंने बात की, उसके ऊपर सारी ही रिफ्लेक्ट करती है और क्या इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो ये तो सारा वहाब रियाज के बारे में। खैर वहाब रियाज से आगे बाकी प्लेयर्स की बात करने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया शेयर करना, वो थी सैलरी। सैलरी जो डेडिकेट की गई है PSL प्लेयर्स की,
वो है $85,000। मैंने फॉरेन प्लेयर्स की पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो, वो बताया था कि $130,000 से लेके $150,000 तक डायमंड कैटेगरी फॉरेन प्लेयर्स की सैलरी थी। बट क्योंकि लोकल प्लेयर्स हैं और तो घर की लीग है, तो वो तो जाहिर सी बात है इतना डिमांड नहीं करेंगे जिस तरह से बाकी लोग फॉरेन प्लेयर्स डिमांड कर सकते हैं। और उनकी एक अपनी बात भी है, वो हमारे मेहमान हैं। तो खैर, $85,000 जो है वो लोकल प्लेयर्स की सैलरी है। मैंने कहा ये आपको बताता चलूँ, और फिर ज़ाहिर एनालिसिस तो चलता रहेगा। तो वहाब रियाज का ये एनालिसिस है। और रीसेंट फॉर्म जो मैंने आपको बताई, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म थी। अभी रीसेंट ये जो मैंने अभी आपको शेयर किया बीपीएल की फॉर्म, उसके बाद भी एक कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच था, जिसके अंदर फर्स्ट 3 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वहाब रियाज ने जो 3 ओवर कराए थे, उस पर सिर्फ 11 रन दिए थे। और फिर एंड के अंदर 6 छक्के पड़े इफ्तिखार अहमद साहब से। तो इफ्ती मेनिया जो है वो पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया क्या, जितनी भी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, दे आर ऑल ओवर इट। ही इज़ ऑल ओवर ऑन द सोशल मीडिया। इफ्ती मेनिया ही हर जगह चल रहा है। तो नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ वो इफ्ती भाई की ही बात करता हूँ। तो इफ्ती भाई की जो रीसेंट फॉर्म है, ये उनके कुछ स्टैट्स हैं। बरिशाल विक्टोरियंस के खिलाफ 4 रन, फिर 51, 10, 13, 17, 56 नॉट आउट, 100 नॉट आउट। अच्छा, अब इन नंबर्स में आप ये देखते हैं कि जिस दिन वो बंदा चल रहा है वो नॉट आउट ही रहा है। और अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में भी आपने ये चीज़ नोट की होगी कि खुशदिल शाह, और अगर आपने वो मैच देखा है, अगर नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद ने शुरू में टाइम लिया सेटल होने का, कंडीशंस एडजस्ट करने का, पिच को देखने का, बॉल रीड करने का। बट जैसे ही उनको फील हुआ कि अब टाइम है एक्सप्लोसिव होने का, ही टुक द बॉल ऑल अराउंड द पार्क। और एक 4-5 डायमेंशनल प्लेयर, यानी कि ऑल अराउंड, बल्कि हर तरह से हर डायमेंशन में उन्होंने 6 मारे। कोई फाइन लेग के ऊपर से मार रहे हैं, कोई स्क्वायर लेग पे मार रहे हैं, कोई पॉइंट के ऊपर से जा रहा है। तो ओवरऑल इफ्तिखार अहमद हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और ये नंबर्स उनके रिफ्लेक्ट करते हैं इस बात की कि क्या प्रेजेंस और क्या एक फ्रेम ऑफ माइंड, कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर, और ऐसा प्लेयर जो अपनी रीसेंट फॉर्म में अरूज पे है। ही इज़ ऑन एट द पीक ऑफ हिज करियर। क्योंकि ये एक ऐसी एज में भी है जिसमें इंसान की गेम अवेयरनेस भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, he has been long enough in the circle to know the weaknesses of the opposition, to know the weaknesses of Pakistani players, to know the weaknesses of the domestic players. So he will play a crucial role in terms of Quetta Gladiators victories in this PSL। क्योंकि अगर इफ्तिखार अहमद का बल्ला चलेगा तो वो मैच साइड पे लगा देगा और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्लेयर की जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली और वसीम जूनियर। पहले आसिफ अली की बात कर लेते हैं, फिर वसीम जूनियर पे चलते हैं। आसिफ अली की कोई फॉर्म लगी हुई नहीं है। मैं आपको ये 7 स्टैट्स दिखाता हूँ आसिफ अली के। अब ये हरिकेन्स की तरफ से ये खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, होबार्ट में 2 खेले, 5, 9, 8, इसमें इन्हें ड्रॉप ही कर दिया। फिर 7, 4, 1, 41 मारा, और फिर 1 और 4। मतलब इनकी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो डायमंड कैटेगरी की इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आसिफ अली पे हमेशा ट्रस्ट किया है, और वी नो कि ही हैज़ दैट एबिलिटी टू हिट सिक्सेस, बिकॉज उनका जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि डाउन द ऑर्डर जाएं, ओवर्स आपके पास हों 3-4, और उसके अंदर अपना बैट की जितनी मिट्टी है वो साफ़ करें। बट द थिंग इज़ उनकी रीसेंट फॉर्म नहीं है, और वो लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शॉर्ट बॉल के ऊपर एक्सपोज हुए हैं। तो एक्सपोज होने के ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि जब से ये ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जब थे, तो उन्होंने अपना कितना इम्प्रूव किया। क्योंकि अगर आप अपनी गेम को इवॉल्व नहीं करते तो बॉलर्स आपको खा जाएंगे। तो आसिफ अली का जितना भी सारा गेम पे डिपेंडेंट है
वो सारा उनकी डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कितना किया, कितना लर्न किया। रीसेंट फॉर्म तो उनकी है नहीं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सकता है उनकी प्लेइंग 11 में इनको, अगर इनकी शुरू के मैचेस में फॉर्म ना हुई तो ड्रॉप भी कर दें। डायमंड कैटेगरी की पिक है तो डिसअपॉइंट करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अब ये मैच के अंदर ही पता चलेगा कि उन्होंने अपनी इन सारी मिस्टेक से सीखते हैं या नहीं सीखते। तो ये हमें पता चलेगा। नेक्स्ट पिक जिसकी बात करनी है वो मोहम्मद वसीम जूनियर है। मोहम्मद वसीम जूनियर एक बहुत बड़ा एसेट है व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन ऑलराउंडर। ही कैन स्मैश द बॉल, ठीक है, ही हैज़ दैट एबिलिटी। he hasn't been able to do in international circuit, but domestic में he can take that challenge easily, और he's good with the ball as well। तो वसीम जूनियर के मैं आपको रिसेंट स्टार्ट्स दिखा देता हूँ, और पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई। मोहम्मद वसीम जूनियर ऑलराउंडर, और ये उनके रिसेंट स्टार्ट्स हैं। बरिशाल यही भी उसी टीम का हिस्सा थे जिसके अंदर इफ्तिखार अहमद थे। तो खैर उन्होंने स्कोर यहाँ तो नहीं किया, और यहाँ 4 नॉट आउट, 4 नॉट आउट, 10 नॉट आउट, मतलब 5 लास्ट 5 इनिंग्स में ही हैज़ बीन 3 टाइम्स नॉट आउट। क्योंकि डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं बिल्कुल, जब इनिंग्स ख़त्म होने वाली होती है तो आपके पास गिनी चुनी 5-6 बॉल्स होती हैं और उसी के ऊपर आपको बाउंड्रीज़ की तलाश होती है। तो आई कैन सी द रीज़न वाई ही हैज़ बीन नॉट आउट इन 3 इनिंग्स आउट ऑफ 5। बट बॉलिंग की बात करें तो ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट। पाकिस्तान की जो नंबर 1 ऑलराउंडर इस टाइम प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो यही हैं। तो मैनेजमेंट भी उन्हें ट्रस्ट कर रही है और कर भी सकती है, क्योंकि उनकी बॉलिंग के अंदर अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ यॉर्कर्स, तो यॉर्कर्स T20 क्रिकेट के अंदर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन टू यूज़ अगेंस्ट एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बिकॉज इन बैट्समैन स्पीचलेस हो जाता है। कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलना चाहे तो उसके ऊपर वो खेल सकता है, वरना कन्वेंशनल शॉट्स यॉर्कर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं खेली जा सकती। तो हिज नंबर स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ कि वो कितना इम्पैक्टफुल है, कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस में होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंटरनेशनल टूर्स भी कर रहे हैं। तो ये भी उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा। और फिर दूसरा कॉन्फिडेंस ये है कि मैनेजमेंट ने भी उनको डायमंड कैटेगरी में पिक किया है। तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपको उस बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस है, उनकी रिसेंट फॉर्म है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और आई डोंट सी कि ये किसी भी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड इन्हें ड्रॉप करेगी। ये मोहम्मद वसीम जूनियर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सारे मैच खेलेंगे। नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस करना है वो इमाद वसीम है, कराची किंग्स। अच्छा, कराची किंग्स का आज रिसेंटली इमाद वसीम का स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग कि बाबर आजम छोड़ के चले गए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उनका बड़ा एक ब्लंट सा स्टेटमेंट था, विच आई डोंट एग्री विद, कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रदर यू आर रॉन्ग। हर इंसान की एक अपनी वैल्यू होती है, चाहे छोटा से छोटा प्लेयर हो, बड़ा से बड़ा प्लेयर हो। किसी भी इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि उसके होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक एक टाइनी बिट फ़र्क पड़े, फ़र्क लाजमी पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर आप एक ऐसे बैट्समैन के बारे में ये चीज़ बात कर रहे हो who has been awarded as the best cricketer, यानी कि cricketer of the year। आप you're talking about him, he is not only the ICC cricketer of the year, he has won countless awards in the ICC, or he is rated as one of the best batsmen of the world, and most importantly he has been he is our national captain। तो उसके बारे में आपका इस तरह का रिस्पांस देना, और फिर आप ये बात करते हो कि मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्यों निकाला कि उनका आज ये भी स्टेटमेंट था कि आई डोंट सी कि वाई आई वाज रिमूव्ड फ्रॉम द टीम। तो आप ये स्टेटमेंट्स देते हो तो एंड यू फील, बिकॉज ये जो कराची किंग्स की जितना भी ये पलटन बैठी है ना, ये सारी वही पलटन है जो मुझे क्यों निकाला की। अब आमिर की आप बात कर लें, उसके ऊपर भी बात हो चुकी है कि वो कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो वो भी इसी चीज़ की अक्कासी करती है कि ये जितनी पलटन है ये सारी एक साथ है, और इनको इनकी क्यों निकाले का जवाब आई होप कि PSL में शाहीन दे, हारिस रऊफ दे, और फिर नसीम शाह दे कि आपको क्यों निकाला, आपकी क्या एबिलिटी है टू फेस आवर सुपर
जो हमारी करंट सर्किट के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद इमाद वसीम्स स्टेटमेंट। खैर, इनकी हम रीसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो क्यों निकाला, अब आप बैटिंग में देखें कि 2 मैचेस में इनको बैटिंग नहीं मिली, फिर एक में 1 स्कोर, एक में 5 स्कोर नॉट आउट और एक में 40 स्कोर नॉट आउट। अब 3 मैचेस वो खेले हैं जिसमें से 2 दफ़ा नॉट आउट रहे हैं। एक तो समझ सकते हैं कि जिसके अंदर उनको बारी नहीं मिली, तो दूसरी में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया, 40 स्कोर किया। और बॉलिंग के अंदर अगर आप इनकी जो कंसिस्टेंसी चेक करो, तो विकेट्स के अंदर हो ना हो लेकिन आपको इकॉनमी नज़र आती है कि वो एक इकॉनमी अपनी रोकते हैं, बैट्समैन को ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। न्यू बॉल के साथ भी पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा इन्हें यूज़ किया अटैक में। और नाउ ही हैज़ गॉन दैट लीडरशिप रोल बैक विद बाबर हैज़ गॉन। तो अपना फ्रीडम यूज़ करके, एक अपनी जो भी उनका माइंडसेट है, विजन यूज़ करके कराची किंग को किस लेवल पे लेके जाते हैं, ये देखना बाकी है। क्योंकि स्टेटमेंट्स तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दे दी हैं, अब उन स्टेटमेंट्स के ऊपर अमल कितना होता है ये देखना बाकी है। सो नेक्स्ट what I have for you is लाहौर कलंदर्स हुसैन तलत और हारिस रऊफ़। हुसैन तलत और हारिस रऊफ़ के ऊपर हम बात करते हैं। पहले हारिस रऊफ़ की बात कर लें या हुसैन तलत? अच्छा, हुसैन तलत की बात कर लेते हैं। हुसैन तलत का जो इंक्लूजन है डायमंड कैटेगरी में, ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, कंसिडरिंग कि ये बंदा इतना इम्पैक्टफुल था। जितनी भी लीग्स ये खेल रहा है आगे पीछे, उसके अंदर कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है। अगर मैं आपको इसके स्टैट्स रीसेंट दिखाऊं हुसैन तलत के, 13, 31, 38, 21, 50। अब आप ये देखो कि कंसिस्टेंटली 5 मैचेस में ही हैज़ बीन एबल टू ड्राइव हिमसेल्फ इनटू डबल फिगर्स। एक चीज़, और नॉट ओनली दैट, ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट विद द बॉल एज वेल। बिकॉज आप ये देखो लास्ट 5 मैचेस में, 3 मैचेस में इसकी विक्ट्री है विद एन इकोनॉमी ऑफ 10, 13, 28, 19, 21, यानी कि प्रिटी डिसेंट विद द बॉल एज वेल। तो आपको एक ऐसा ऑलराउंडर लाहौर को चाहिए जो आपको बैटिंग के अंदर एंकर का रोल भी अदा कर सके, हिटिंग का रोल भी अदा कर सके। बिकॉज कुछ फॉरेन प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी के भी इश्यूज हैं, और इस तरह की सारी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा डाउट में होते हो कि यार आपने किस प्लेयर को चांस देना है, किस प्लेयर को चांस नहीं देता। तो हुसैन तलत वो गैप जो है टोटली फिल कर देते हैं। आप इनसे बैटिंग भी करवा सकते हैं, एज एन एंकर का रोल भी वो अदा कर सकते हैं, फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं। और अगर क्रंच मोमेंट में अगर आपके किसी कोई ओवर फंसा हुआ है तो वो आपका ओवर भी निकाल के दे सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको हो सकता है ब्रेक थ्रू की तलाश है, एंड यू आर फीलिंग कि यार अगर मेरे रेगुलर बॉलर्स जो सुपरस्टार्स हैं वो काम नहीं कर रहे, उनसे इफेक्टिव हमें विकेट नहीं मिल रही, तो ही कैन बी योर गो टू बॉलर। तो ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू गिव यू टू प्रोवाइड विकेट्स। तो ये तो हुसैन तलत हैं और ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट वी हैव इज़ हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ तो दम मस्त कलंदर हैं ही हैं, क्योंकि ओरिजिनली साइन किए थे आकिब जावेद लागो ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं फ्रेंचाइज के साथ। और ये किसी भी फ्रेंचाइज के लिए खेलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स तो अभी तक जितने भी पीएसएल हुए हैं उनमें यही है कि लाहौर कलंदर ही मेरी जान है। और बनता भी है, जिस फ्रेंचाइज ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो, जब आप कुछ भी ना हो तो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाती है उस फ्रेंचाइज के साथ। और फिर जब आपको फ्रेंचाइज इतना अच्छा ट्रीट करी हो, और इसी फ्रेंचाइज की वजह से ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो बिग बैश थी वहाँ इन्होंने परफॉर्म किया, और फिर वहाँ परफॉर्म करके इन्होंने हेडलाइंस दी, जिसकी वजह से नेशनल टीम के अंदर इन्होंने अपना रास्ता बनाया। तो एक बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है इनकी ओवरऑल। तो खैर, रीसेंट फॉर्म की मैं बात दिखा देता हूँ आपका हारिस रऊफ़ का। हारिस रऊफ़ ये है कि बैटिंग तो खैर एक मैच खेला लास्ट 5 मैचेस में जिसमें 7 नॉट आउट, लेकिन बॉलिंग वाइज इनको ऐसे बॉलर हैं कि कभी इनको मार पड़ जाती है, और जब अच्छे होते हैं तो बिल्कुल ही मैन ऑफ द मैच इनिंग्स कब। जैसे अब ये देखिए 35 रन खाए, विकेटलेस रहे, लेकिन इस मैच में एक विकेट ली और 19 रन्स थी। और अब इस मैच में अब मार पड़ गई, तो इस मैच में टोटली वही डोमिनेट किया, और फिर पिछले मैच में भी डोमिनेट किया। तो
ये दो सिक्के हैं इनके पास, या तो बिल्कुल ही डोमिनेट कर देंगे या दोनों में मार पड़ जाएगी। बिकॉज इसका जो सबसे बिगेस्ट रीज़न है वो इनकी स्पीड है। बिकॉज once you have a bowler like him who is bowling at 140 145 plus clicks, तो या तो वो छक्का होगा या वो आउट होगा। तो यही मोस्ट प्रोबेबली बनता है, और हारिस रऊफ का भी यही है। लाहौर कलंदर्स के साथ अटैच हैं, और लाहौर कलंदर्स का वैसे भी बॉलिंग डिसेंट है कंसिडरिंग कि उनका अमर्जिंग जमान खान है। तो जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी, और विद हिम इन द साइड दे हैव दैट परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। और फिर राशिद खान तो हैं ही हैं, वो बेशक लिमिटेड ओवर्स के लिए लेकिन है। तो हारिस रऊफ का इम्पैक्ट काफ़ी लाहौर कलंदर्स के लिए ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट अब हम जो फ्रेंचाइज रह गई है वो मेरी अपनी मुल्तान सुल्तान रह गई है। ऑल दो आई लिव इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, बट दिल मेरा मुल्तान सुल्तान के साथ है। खैर, अब हम रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं। अभी खुशदिल की बात कर लेता हूँ। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था पेशावर जल्मी के साथ बुगटी स्टेडियम कोयटा में। उससे पहले की जो फॉर्म है वो यही 23 नॉट आउट, 12 इसमें स्कोर नहीं कर सके, 13 नॉट आउट, 30, 64। अब आप ये देखें, एक इनिंग्स को छोड़ के बाकी चार इनिंग्स में ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट विद द रन्स। खुशदिल शाह इज़ अ नेम जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस ने बहुत बुरा सलूक किया था जब उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। बिकॉज वंस यू आर डाउन, ऑल यू नीड इज़ योर सपोर्ट। पीपल शुड टेल यू दैट दे बिलीव इन योर सेल्फ। कि उसने ये नहीं है कि वो किसी पर्ची के थ्रू आया था, एंड इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग के टू सी पीपल चैंटिंग पर्ची ऑल ओवर द ग्राउंड टुवर्ड्स हिम, जब इनकी बैड फॉर्म, एक बैड पैच चल रहा था। और इस जैसा बंदा जो एक निचले लेवल से अपने आप को मनवा के आया हो, और आपकी बैड फॉर्म लगी हो, और आपका क्राउड का इस तरह से रवैया हो, तो इट हर्ट्स यू अलॉट। बट ही इज़ मेंटली स्ट्रांग आई गेस, और माशाल्लाह से ही हैज़ केम स्ट्रॉन्गर देन एवर। कंसिस्टेंटली ही इज़ बिन स्कोरिंग रन्स, और फिर बॉलिंग के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि ही वॉज लास्ट ईयर्स पाक मुल्तान सुल्तान मोस्ट विकेट टेकर, लीडिंग विकेट टेकर था मुल्तान सुल्तान की तरफ से। और ये सारा क्रेडिट रजवान को जाता है कि उन्होंने इसके अंदर ये एबिलिटी देखी, और वो बिल्कुल भी कतराए नहीं, इनको कहीं चार चार ओवर भी करवाए। ऑल्दो इज़ नॉट अ फुल टाइम बॉलर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी उनकी फुली सर्विसेज एज अ बॉलर यूटिलाइज नहीं होती। बट रिजवान न्यू व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ, और उसको पूरा फुली यूटिलाइज किया है रिजवान ने। तो ये उनकी रिसेंट फॉर्म थी खुशदिल शाह की। नेक्स्ट, बल्कि लास्ट एंड बट द लीस्ट इज़ शान मसूद। इट्स गोइंग टू बी controversial talking about Shan, because Shan hasn't been able to drive himself in that category because of his recent form। recent form in terms of वर्ल्ड कप में तो ही वॉज एक्सेप्शनली वेल, और पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर था वर्ल्ड कप में। ही एंड मोहम्मद रिजवान टोटली बोथ स्कोर्ड 176 और 175, यानी कि दोनों का इक्वल था, और दोनों टॉप स्कोरर थे पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर। बट ये है कि वर्ल्ड कप के बाद से जो भी उनको चांसेस मिले टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट दो एक अलग अलग गेम्स हैं, दो दो एक अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो आई गेस ही wasn't एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ मेंटली देयर टू टू हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड इन टेस्ट क्रिकेट। तो आई गेस इसी वजह से वो फेल हुए। खैर, मैं आपको उनके स्टैट्स दिखा रहा हूँ, हाँ दिखा शेयर किए। तो ये अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ओडीआई खेला गया उसमें उनकी ज़ीरो था, सेकंड बॉल पे आउट हो गए थे। कुछ लोग, राशिद लतीफ़ जो फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ही स्टेटेड दैट इट वाज अ नॉट आउट। बट खैर, वो अल्ट्रा एज पे तो साफ निक जाहिर हो गया था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग। तो खैर, ये डक था अनफॉर्चुनेटली। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट में, 20 और 35, 3 और 10। यही वो मैं बात कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में वो स्विच जो एक फ्रेम ऑफ माइंड में होता है जिसमें आप एडजस्ट करते हो टेस्ट क्रिकेट से आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो लैक किया इनका। लेकिन इंग्लैंड से फाइनल में 38, और ओवरऑल कंसिस्टेंटली जब भी इनको वर्ल्ड कप में मौका मिला ही वॉज एबल टू प्रूव हिमसेल्फ
एंड प्ले हिज नेचुरल गेम. ही टुक हिज टाइम और पिच की कंडीशन को असेस करके उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट किया और फिर अपने आप को एक एंकर का रोल भी अदा किया और फिर हिटिंग का रोल भी अदा किया. So that's it from the category of diamond. Or I hope you like my analysis. Or if you want to have discussion with me or talk about cricket or PSL 8, you can join our Facebook group. मैंने एक Facebook group बनाया है purely for पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस के नाम से ही है. उसके लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे अटैच्ड है. तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस feel free to leave your thoughts in the comments below and I'll come back and make another video soon. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. जज़ाकल्लाह खैर.